अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 7 एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट बेसिक एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने कैलकुलेशंस पढ़ी, MS एक्सेल पर भी उनको किया। आज हमने क्या पढ़ना है? एन्युटी के बारे में, देन एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड फैक्टर, डिस्काउंटेड वैल्यू, अलजेब्राइक ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट्स एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो मॉड्यूल 2 में लास्ट लेक्चर्स में भी बताया गया था कि किस तरह से मॉड्यूल 2 चल रहा है, तो इसमें क्या क्या आपने स्टडी करना है। फर्स्ट है हमारे पास एन्युटी। अच्छा जी, ये जो एन्युटी है बिजनेस की बात हो रही है, ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पर लेते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट आपने 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए या फिर 3 ईयर या 10 ईयर, जितने भी ईयर्स के लिए आपने पे करनी होती है, और सेम अमाउंट आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पे करनी होती है, तो उसे हम एन्युटी कहते हैं। सिंपली अगर इसे डिस्क्राइब करें तो अ सीरीज़ ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर पीरियड सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल सपोज करो अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो एवरी मंथ आप पे करोगे। अगर एनुअली पे कर रहे हो, 10 ईयर्स के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो एवरी ईयर आप इसको पे करोगे। तो वो जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिक्स्ड पेमेंट होगी। तो इसी तरह से दीज आर कॉल्ड एन्युटीज़। एन्युटीज़ आर एसेंशियली सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू और पे टू यू एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ओवर द कोर्स ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर बताना। द मोस्ट कॉमन पेमेंट फ्रीक्वेंसीज आर ईयरली, यानी वंस अ ईयर, सेमी एनुअली यानी ट्वाइस अ ईयर, क्वार्टरली 4 टाइम्स अ ईयर एंड मंथली वंस अ मंथ। ठीक है, मैंने अभी कहा कि जिस तरह से आप स्पेसिफाई करोगे टाइम पीरियड, हो सकता है एनुअली यानी साल में एक बार हो, मंथली हो, क्वार्टरली यानी 4 बार करनी हो, तो उस तरह से एन्युटी का जो पैटर्न है वो बनता है। लेकिन पेमेंट क्या होती है, जो अमाउंट होती है पेमेंट की, वो सेम होती है। कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू अगर हम चाहते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है वो किस लिए यूज़फुल होता है? वो इसलिए यूज़फुल होगा, आप कब यूज़ कर सकते हो? व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच यू वुड हैव इन द फ्यूचर बाय इन्वेस्टिंग एट योर गिवन इंटरेस्ट रेट। यानी आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पर, यानी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको, आज की बात कर रही हूँ, तो आप देखना चाहते हो कि आज जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए आप ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हो। हम सपोज़ कर लें, मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं। वैसे आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर हैं इसमें इतना ज़्यादा इस एग्जांपल पर जोर तो नहीं, फोकस तो नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, हम सपोज़ कर लें कि 5 ईयर्स के लिए अगर आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट ईयर पर जब आप इंस्टॉलमेंट वगैरह करवाते हैं तो उस टाइम तो कोई पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर होगा वहाँ 1000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर अगर ईयरली बात करूँ या मंथली बात कर लूँ, ईयरली बात कर लेते हैं 5 ईयर्स, सेकंड ईयर भी आपको 1000, थर्ड ईयर, यानी देखिए पेमेंट का एक सीक्वेंस सीरीज़ में जारी है, कोई चेंज नहीं आया। यानी पैटर्न एन्युटी में होता ही यही है कि सेम अमाउंट की आप वो जो पेमेंट कर रहे होते हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच पेमेंट, यानी ईच कैश फ्लो। हर ईयर की मुझे अलहदा से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होगी। सपोज़ कर लो आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, एवरी ईयर रिसीव करे हो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, यानी मैंने जैसे आपको बताया था टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, यानी 5 ईयर्स यानी 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और एट द रेट और इन्वेस्ट पेमेंट आपको जो इंटरेस्ट रेट है उस पर 5% मिल रहा है। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा अगर मैं इंडिविजुअली करूँ? ठीक है, हर पेमेंट को 1000 यानी फ़र्स्ट ईयर पर मैंने किया, तो फर्स्ट ईयर पर आप किस तरह से कर सकते हो, यानी 0 ईयर से स्टार्ट किया तो आपकी जो पेमेंट है, ठीक है,
पेमेंट जो आपने इन्वेस्ट की है आपको मिल रही है मल्टीप्लाई आपका जो इंटरेस्ट रेट था, आपका जो 5 ईयर्स के इंटरेस्ट रेट आपका जो था, तो वो जो था 5% था। तो 1 प्लस 5% करोगे तो क्योंकि 1 ईयर ऐड होता जा रहा है, सक्सेसिव ईयर्स हैं, यानी 1 के बाद सेकंड के बाद, क्योंकि एक ईयर के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, देन वो इंटरेस्टेड वाली अमाउंट है उस पर जाकर नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट मिले, यानी आपकी वैल्यू जो है वो ऐड होती जा रही है और 1 ईयर या 1 मंथ के बाद हो रही है। लेकिन यहाँ 5 ईयर्स की बात हो रही है, यानी 1 के अंदर ईयर ऐड होता जा रहा है, यानी 1 वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ पर पेमेंट मल्टीप्लाई 1 प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट आई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5 है, 5 को जब डिवाइड करोगे 100 से तो 0.05 आएगा, और 1 प्लस 0.05 करेंगे तो हमारे पास 1.05 आएगा। और रेज टू पावर n है, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ ईयर्स को, नंबर ऑफ़ पीरियड्स को। यहाँ पर 5 हैं तो आपने क्या करना है 5 ईयर से, क्योंकि हमने कहा फर्स्ट ईयर पर यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट करें हैं, तो आपकी जो पेमेंट है 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी फर्स्ट ईयर पर 4 से स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट ईयर पर 3, यानी आपके जो ईयर्स हैं, पीरियड्स हैं, वो कम होते जाएंगे और लास्ट में जाकर 0 आ गई, यानी आपकी जो पेमेंट है जो आपने 5 ईयर्स के लिए की थी वो आपकी ख़त्म हो गई। यानी यहाँ तक जो अमाउंट आंसर आएगा वही आप रिसीव करोगे, यानी इन सब पेमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब रेज टू पावर 0, रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 2 लेकर उसको मल्टीप्लाई 1000 करो तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। देन अगर आपने अपनी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है 1000 रुपीज़, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, देन ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन सब को ऐड कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। यानी आपकी जो 1000 रुपीज़ आप रिसीव करे हो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी, ये जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मसला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 ईयर्स के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट होती हैं, हो सकता है 10 ईयर्स और 20 ईयर्स और 30 ईयर 15 ईयर। अब अलहदा जब मैं सबकी फाइंड करूँगी फ्यूचर वैल्यू और फिर देन एडअप करूँगी तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक फार्मूला प्रेजेंट किया है जो ये यहाँ पर गिवन है, ताकि इजीली आप इसको यूज़ करते हुए ओवरऑल आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सको ऑर्डिनरी एन्युटी की। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, C मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, जहाँ पर C रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट पर पीरियड और अमाउंट ऑफ एन्युटी को, ठीक है, यानी पेमेंट यानी यहाँ पर 1000 रुपीज़ थी, मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, ये जो पूरी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है एक्यूमुलेशन फैक्टर को, एक्यूमुलेटिव फैक्टर को। यानी फैक्टर क्या है, ये वाली चीज़ सबके लिए सेम रहेगी। 1 प्लस मैंने आपको बताया क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चलते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि उस फ्यूचर से हम प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, n है नंबर ऑफ़ पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स की जाएंगी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दें ये जो पूरी वैल्यू है ये एक्यूमुलेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये चेंज नहीं, हमारी जो वैल्यू है C जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेम रहेगी, ये वाली वैल्यू है एंड नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हैं वो चेंज होती जाएंगी, जैसे मैंने ये किया। जस्ट एक फार्मूला है, इस एक्यूमुलेटेड जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई अगर आप करोगे पेमेंट पर पीरियड, यानी 1000 रुपीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्यूमुलेशन फैक्टर को फॉर n नंबर ऑफ़ पीरियड से, तो आपके पास एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ n पीरियड्स यानी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली इसको करो, तो आप जस्ट ये फार्मूला यूज़ करोगे और इसको यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू निकाल लोगे। अब इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं हम। मैंने यहाँ पर इसको किया था, यहाँ पर 1000 रुपीज़ मैंने पहले बताया, 1000 रुपीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट कह लो या हम रिसीव कर रहे हैं, यानी पेमेंट C हो गई, मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5% था, जैसे मैंने ऊपर आपको कहा यहाँ पर 5% है, 1 प्लस 5% किया हुआ है, तो सेम उसी वे में आपको दिखाया जा रहा है। 1 प्लस 5% था, तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 5 को डिवाइड किया गया 100 से, हमारे पास 0.05 आया। रेज टू पावर 5 है, यानी हमारे नंबर ऑफ़ पेमेंट्स कितनी कही गई हैं, 5 कही गई हैं। -1 मैंने कहा फ्यूचर वैल्यू करे हो विद रेफरेंस टू प्रेजेंट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, -1 करोगे डिवाइडेड बाय आई यानी इंटरेस्ट रेट जो कि 5% था, तो 5 को जब डिवाइड करोगे 100 से, यानी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, तो आंसर विल बी 0.05। आगे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, जब 1 प्लस 0.05 करेंगे तो 1.05 आएगा।
देन आपने फाइंड करना है रेज टू पावर 5, तो आपके पास आ जाएगा 1.2763, देन -1 करना है आपने, देन आंसर आएगा 0.2763, देन डिवाइड करना है 0.05 से, आंसर विल बी इक्वल टू 5.5256, देन मल्टीप्लाई करना है 1000 से, देन आंसर विल बी इक्वल टू 5525.63, राउंड ऑफ किया गया, पैनी तक ले जाओगे, यानी रुपीस में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आती हैं ना, रुपीस में पैनी तक ले जाना है, ठीक है। तो आपने जस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर लेना। ये इस तरह से आपने क्या कर लिया, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी अगर आपके पास जो कोई अमाउंट है, कहीं पर इन्वेस्ट करते हुए है, आप ये फाइंड करना चाहते हो, या फ्यूचर में कोई अमाउंट आपके पास होगी यानी जो रिसीव करोगे उसकी आप देखना चाहते हो कि आज क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या फाइंड करते हो, इसे डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट करना कहते हैं, यानी किसी भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो यानी फ्यूचर में जो आपको इन्वेस्टमेंट या अमाउंट मिलने वाली है आज उसकी क्या वैल्यू है, तो उसे हम डिस्काउंट करना कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम यही इसी तरह का फॉर्मूला है, जस्ट वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आपकी वैल्यू डिवाइड हो रही है, यानी पेमेंट आपकी डिवाइड हो रही है किससे, वही 1 प्लस रेट जो आपका गिवन था और रेज टू पावर नंबर ऑफ पीरियड्स यानी पेमेंट के जो पीरियड्स थे उससे हो रही है, और आप आंसर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बजाय इसके अगेन वही बात कि अलग-अलग इंडिविजुअली अगर मैं अलग-अलग पेमेंट्स की जो एन्युटी है, एन्युटी जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूँ तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 5 ईयर्स हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेसी वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल शॉर्टकट है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। 1 माइनस, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जब फ्यूचर वैल्यू कर रहे थे देन हमने इस साइड पर -1 लगाया था, अब फ्यूचर से बैकवर्ड की तरफ आ रहे हो प्रेजेंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होंगे, पेमेंट्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सी रिप्रेजेंट वही कैश पेमेंट को, हमारी जो अमाउंट ऑफ एन्युटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इंटरेस्ट रेट को कर रहा है, नंबर ऑफ पेमेंट्स n है, और यहाँ पर अगेन जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू में कहा था, ये जो पूरी वैल्यू है सी को छोड़ के यानी अमाउंट ऑफ एन्युटी को छोड़कर बाकी जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्या कहला रहा है, डिस्काउंट फैक्टर, और वहाँ पर क्या कहला रहा था, एक्यूमुलेटेड फैक्टर कहला रहा था। हमने फ्यूचर वैल्यू में क्या किया, एक्यूमुलेटेड फैक्टर किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्काउंट फैक्टर है हमारे पास, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ 1 माइनस है और वहाँ -1 था, और यहाँ पर वहाँ n था और यहाँ -n है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ तो डिस्काउंटेड वैल्यू जो है हमारी है वो पेमेंट पर पीरियड मल्टीप्लाई ये वाला डिस्काउंट फैक्टर जब करते हो तो आपके पास डिस्काउंटेड वैल्यू निकल आती है। सेम इसी वे में आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, सेम इसी वे में करना है। 1 माइनस 1 प्लस 0.05 करें तो आपके पास 1.05 आता है, रेज टू पावर -5 करें, माइनस वाला कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर नहीं, आपको इसको साइंटिफिक यूज़ करना है। मैंने तो इसको इंटरनेट से कि, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो 1.0 यानी 1 बाय, इसको 1 बाय आप कर लो 1.05 यानी -5 है, तो इसको प्लस में करने के लिए आप इसको कर सकते हो 1 बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 5, फिर इससे कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है अगर आपको वैल्यूज़ की समझ नहीं आती। रेज टू पावर -5 फाइंड करें, देन -1 करें, आंसर आ जाएगा, डिवाइड 0.05 करें, देन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ओके, नोटेशंस जो ऊपर की हैं, जो आपका वीडियो लेक्चर गिवन है वीयू का, तो उसमें आपको पहले ये नोटेशंस वगैरह बताई गई हैं और इसको थोड़ा सा स्किप किया गया है, जस्ट ये बताया गया है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जो एन्युटी है उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं आर अमाउंट ऑफ एन्युटी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हमने ऊपर सी यूज़ किया था, एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए होता है, जैसे स्मॉल एन भी यूज़ कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो, आई रिप्रेजेंट यहाँ पर भी आई स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल। इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड यानी इंटरेस्ट रेट कितना है, जैसे ऊपर यूज़ किया। एस एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, और ए हमारे पास डिस्काउंटेड और प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन एन्युटी है। जैसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमने एस यानी हमने क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड
फाइंड की थी और डिस्काउंटेड क्या थी, हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। अब इनके फॉर्मूलाज करते हैं और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से किया करें। एक्यूमुलेटिव वैल्यू एस ऑफ एन एन्यूटी इज़ द टोटल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, यानी टोटल पेमेंट कितनी आपको पे की जाएगी इंटरेस्ट को मिलाकर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस इज़ इक्वल टू आर। आर हमारे पास क्या है, हमने टर्म्स नोटेशंस पढ़ी। आर रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ एन्यूटी को, जैसे ऊपर मैंने आपको सी दिखाया अमाउंट ऑफ एन्यूटी को रिप्रेजेंट कराया था या पेमेंट को कर रहा था, ठीक है। 1 प्लस आई यानी इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन, जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी -1 डिवाइडेड बाय आई, वही बात हो गई जो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड की थी। एक्यूमुलेटेड मैंने आपसे कहा जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें क्या है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी एक्यूमुलेटेड फैक्टर से आपने पेमेंट को मल्टीप्लाई करना है पर ईयर या पर मंथ जो भी है उसको, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंटेड में आपने क्या करना है, डिस्काउंटेड फैक्टर से करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इट में भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू किसके इक्वल होती है, पेमेंट पर पीरियड यानी आर मल्टीप्लाई एक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर एन पीरियड्स, यानी ये वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक फॉर्मूला आ गया बजाय इसके कि मैं सेपरेटली करती, ठीक है। तो डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन एन्यूटी इज़ द वैल्यू ऑफ इन टूडेज रुपीस वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंटेड यानी प्रेजेंट वैल्यू, मैंने आपसे कहा डिस्काउंटेड वैल्यू भी इसे कहते हैं, यानी आज के दिन जो हमें पेमेंट पूरी रिसीव करेंगे उसकी वैल्यू क्या है। सेम इसी तरह से जैसे 10% इंटरेस्ट हमें 100 रुपीज़ पर मिलता है, 10 मल्टीप्लाई 100 यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 करो तो 10 रुपीज़ हैं। सो टोटल अमाउंट इज़ 10 + 10, यानी 100 रुपीज़ पहले मिल रहे थे और 10% उस अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे तो 110 रुपीज़ आपके पास आ गए। अगर सिंपली मैं उस फॉर्मूले से करूँ जो ऊपर यूज़ किया है एन्यूटी का, तो क्या होगा, यानी पेमेंट मल्टीप्लाई 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट आर है, आर क्या था 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा 0.1, ऐड करो +1 मल्टीप्लाई 100 करो तो 110 आ जाता है। मैंने ऊपर आपको जो एग्जांपल कही कि आपके वीडियो लेक्चर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उसमें ये चीज़ मैंने बताई है, वो जो ग्राफ सा बना हुआ था। आफ्टर 1 ईयर प्रेजेंट वैल्यू 110 रुपीज़ थी, अब इस 110 पर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से फाइंड करो, 10% ऑफ 110 अब कितना होता है, तो 110 यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा तो 11 रुपीज़ होता है। तो 110 पहले आपके पास थे प्रीवियस ईयर के, 110 में आप अगेन 11 रुपीज़ ऐड कर दो 121। अब नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा यानी अमाउंट क्या होगी, 121 पर इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करोगे देन आपकी यानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपकी अमाउंट एन्यूटी में, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपकी जो वैल्यू है फ्यूचर में वो सेम नहीं रहती, क्योंकि चीज़ें महंगाई वगैरह होती रहती है। अगर 10 रुपये हैं तो आप फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है वही 10 रुपये ही उसकी वैल्यू होगी, बल्कि उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया डिस्काउंट फैक्टर एंड डिस्काउंटेड वैल्यू। सेम उसी वे में मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कन्वर्ट करते हो, वर्थ फाइंड करते हो, प्रेजेंटली उसकी वर्थ कितनी है तो उसे हम डिस्काउंट करना कहते हैं। व्हेन फ्यूचर वैल्यू इज़ कन्वर्टेड यानी फ्यूचर में देखते हो जो रिसीव हो रही है आपको पेमेंट, आज उसकी वैल्यू क्या है। द रेट एट विच कैलकुलेशंस आर मेड इज़ कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर रेट, यानी जिस रेट पर दी जाती है, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया कि 10% पर है, तो जिस रेट पर 10% पर 5% 20 पर वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट फैक्टर रेट। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 10% वॉज यूज, मैंने अभी बता दिया। दिस रेट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रेट। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज़ कॉल्ड डिस्काउंट इन वैल्यू। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। एग्जाम्पल देख लें, एक्यूमुलेटेड फैक्टर AF फॉर एन पेमेंट्स, यानी आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो इसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4.25, नंबर ऑफ पीरियड्स यानी n गिवन है हमारे पास 18, अमाउंट एन्यूटी यानी r हमारे पास गिवन है 10,000। तो एक्यूमुलेटिव फैक्टर, क्योंकि मुझे पता है एक्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होती है, पेमेंट पर ईयर या पर पीरियड आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर को, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। मैंने ऊपर फॉर्मूला आप लोगों को एक्यूमुलेटेड वैल्यू का दिखा दिया है, ये रहा,
ठीक है, ये रहा 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। इसको यूज़ करते हुए आप पहले एक्यूमुलेटेड फैक्टर का आंसर निकालोगे, देन उसकी जो पेमेंट पर पीरियड है यानी 10,000 है, 1000 है, 5000 है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये क्या है, प्लस करो, रेज टू पावर 18 करो, माइनस 1 करो, देन आपने इसको डिवाइड कर देना है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है। डिस्काउंटेड वैल्यू वही बात हो गई, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करे हो। डिस्काउंटेड फैक्टर का फॉर्मूला वही मैंने ऊपर जो दिखाया था, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय आई। ये वही माइनस एन वाला फार्मूला है। मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू सी रेज टू सी मल्टीप्लाई यानी आर वहाँ पर राइट किया, मैं मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। मैंने आपसे कहा था अगर माइनस एन यानी माइनस में अगर वैल्यूज़ ना निकलें आपसे तो आप इसको राइट कर सकते हो 1 बाय यानी ये वाली जस्ट इस वैल्यू को 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन है ना, इसको लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो उस वे में आप इसको सॉल्व करो तो तब भी ठीक होगा, ये सिंपल कैलकुलेटर से आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने फार्मूला ना इसको सिंपली वैसे 1 बाय में लिख दिया है, सेम उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो। अच्छा, डिस्काउंटेड वैल्यू वही आपने पेमेंट पर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास कितनी थी, 10,000 थी, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से डिस्काउंटेड फैक्टर की वैल्यू वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको कही थी, इधर डायरेक्टली कर दिया है। अच्छा, चाहें तो आप डायरेक्टली जो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला राइट करो और उसमें पुटिंग करके आंसर निकालो, नहीं तो आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फार्मूला लगाकर, फैक्टर का फार्मूला लगाकर देन पेमेंट पर पीरियड करके भी कर सकते हो। यहाँ देखो डायरेक्टली किया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहीं पर करके आंसर निकालिए। ये मैंने ऊपर कैलकुलेशंस बता दी हैं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशंस। These indicates the mathematical operations to be carried out on a combination of numbers and variables. Variables आपको पता है A B C to Z तक जो लेटर्स होते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, स्मॉल लेटर्स। नंबर्स आप लोगों को पता है, उनका कॉम्बिनेशन यानी प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करते हैं, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, द कंपोनेंट्स 2x स्क्वायर 3x एंड 1 आर सेपरेटेड बाय माइनस साइन। माइनस से किया हुआ है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। ठीक है, अच्छा, इसको भी डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास टर्म्स में है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है अगर एक टर्म गिवन हो तो आप उसे मोनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ मोनोमियल का मतलब है एक टर्म वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, बायनोमियल का है 2 टर्म्स, यानी देखो 2 टर्म्स गिवन है। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स हैं। अगर बहुत सारी टर्म्स होंगी अनलिमिटेड या जितनी भी होंगी 3 और 4 हो, जितनी भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। एनी मोर देन 1 टर्म यानी 1 टर्म से ज़्यादा, यानी 2 भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 जितनी भी हो सकते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये देख लें, ये चीज़ है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं गिवन हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, उनके मिड में कोई साइन नहीं गिवन, वेरिएबल्स की बात हो रही है A से Z तक, और वो भी स्मॉल लेटर्स की। अभी कैपिटल भी आ सकते हैं लेकिन यहाँ स्मॉल की बात करी हूँ मैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स हैं, आपके पास वेरिएबल्स गिवन हैं, उनके मिड में कोई साइन नहीं है, तो अस्यूम किया जाता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। देन हमने क्या करना है, डिवीजन इज अस्यूम व्हेन वन फैक्टर इज़ वी रिटर्न अंडर एन अदर, यानी एक फैक्टर राइट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय यानी नीचे दूसरा फैक्टर आ रहा है, तो हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिवीजन में सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया, डिवीजन का भी मेथड आपको पता चल गया। डिवाइड में इस फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स स्लाइड में भी दिखाई हुई हैं। देन आपके पास फैक्टर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट्स में डिवाइड करते हैं। यानी बात करूं, अगर इधर बात करूं तो जो न्यूमेरिकल यानी जो नंबर राइट किया हुआ है 36, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट है, और ये जो x स्क्वायर y है यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी नंबर्स जो होंगे वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे, और जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, लिटरल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। देयर आर 2 स्टेप्स फॉर डिवीजन बाय अ मोनोमियल। आइडेंटिफाई फैक्टर न्यूमरेटर। अच्छा, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर राइट किया हुआ है ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है। आई थिंक
उर्दू में जो पढ़ते थे शुमार कुनंदा और मुखरिज टाइप, ठीक है, उर्दू में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर है, आई थिंक उसे शुमार कुनंदा कहते हैं शायद, और ये मुखरिज आई थिंक डिनोमिनेटर को कहते हैं। मैं उर्दू में बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो यही बात हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्टेप्स हैं। बजाय इसके कि मैं हो सकता है आपको मोनोमियल को सॉल्व करने के, डिवाइड करने के स्टेप्स पूछे जा सकें, तो आपने पहले आइडेंटिफाई फैक्टर्स करना है, देन उनको कैंसिल करके जो आंसर आता है। अच्छा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जस्ट इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को भूल गई हैं या नहीं आती। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 4-5 क्लास से यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। 6 क्लास में तो प्रॉपर यही चीज़, बिल्कुल ये स्टेप दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं, यानी कि यहाँ की है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये 36x² y/ 60xy² है। आप इसके स्टेप्स ज़्यादा फॉलो ना करें, जस्ट आप क्या करते हो, यहाँ पर राइट किया हुआ है इस फॉर्म में, तो ये स्टेप्स तो यहाँ ओपन करके दिखाए हुए हैं ना। तो आप कैसे आइडेंटिफाई, कैसे फैक्टर्स करोगे, पहले न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के साथ साथ कर लेते हैं। 36 को फैक्टर्स में करो, इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम लेते हैं आप, एलसीएम ले लें, ठीक है। ऐसे एलसीएम लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आपके कैंसिल हो जाएं। यानी 3 12 3 ज़ार 36 आप कर सकते थे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 को फिर ऐसे कर दो, या फिर 12 3 4 ज़ार 12 करके 12 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ऐसे आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े, क्योंकि हायर क्लास में जा रहे हो, बजाय इसके कि बच्चों की तरह छोटे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, तो आप बड़े बड़े नंबर लेकर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर जो डिवाइड कर सकते हैं ले लो। 12 3 ज़ार 36 होता है, और 12 5 ज़ार, कोशिश की मैंने कि सेम नंबर्स आएँ, ठीक है। 12 5 ज़ार 60 होता है, 12 3 ज़ार। अब x 2 टाइम्स है, x⁻² का मतलब, x² का मतलब है 2 टाइम्स x राइट करना है, y 1 टाइम है, y 1 टाइम है, x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स है, y आ जाएगा। कैंसिल करें, x से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, 12 से आ गया। क्या आंसर आया, 3/5, यानी 3, यहाँ क्या बचा, x, 3x डिवाइडेड बाय 5y, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। इसी वे में एक और एग्जांपल आपके पास है, वो मैं आपको यहीं पर, मैंने यहाँ पर सॉल्व की थी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पर करके रखी थी। ये देखो, यहाँ पर स्टेप्स अलग-अलग किए हैं, शायद आपको समझना है, क्योंकि हम और तरीके से करते हैं, और यहाँ पर एक एक स्टेप बताने की कोशिश है। सम टाइम्स जब आपको एक एक स्टेप बता रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है, ये बाय है, यानी डिवाइड में राइट किया हुआ है, 48a² डिवाइडेड बाई 8a सेपरेट कर लो, माइनस 32ab डिवाइड 8a सेपरेट कर लो। अच्छा, इसको और तरीके से करने का भी था वे, लेकिन मैंने यही फॉलो किया क्योंकि यहाँ पर ऐसे है। अब 48 का एलसीएम ले लो, या फिर नंबर्स ले लो जो डिवाइड कर रहे हो। 6 8 48 होता है, 32 4 8 32 होता है। मैंने नीचे वाले को नहीं छेड़ा बिकॉज़ यहाँ पर 8 था तो 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a b है, यानी मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई b। कैंसिल क्या हो रहा है, 8a, देखो 8a कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ क्या बचा, 6a माइनस 4b आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल देखते हैं हम, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये यहाँ पर आंसर दिखाया। नेक्स्ट है हाउ टू मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का मैं आपको दिखा देती हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद रखिएगा, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पार्ट्स जो होती हैं वह ऐड हो रही होती हैं। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, हर टर्म यानी -x है जो इस सब के साथ, पहले -x को मल्टीप्लाई करो 2x² के साथ। अब याद रखना, अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब माइनस क्यों हो जाता है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यानी -x को मल्टीप्लाई करना है 2x² से, फिर -x को मल्टीप्लाई करना है 3x से, -x को मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो यहाँ पर देखो साइन चेंज किया हुआ है, ये देखो प्लस। अच्छा, मैंने पता नहीं यहाँ पर किया है या नहीं किया, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया।
मैंने तो डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर साइन चेंज करके तो हम डायरेक्टली करते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहें तो आप इस वे में भी कर सकते हो, यानी ब्रैकेट्स में करके -x को 2x² से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, फिर -x को इस वैल्यू को साइन के साथ लिख दो। ठीक है, अगर बीच में प्लस लिखते हो तो इस वैल्यू को -3x है तो माइनस लिखो, प्लस -x था मल्टीप्लाई -1 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2, नंबर तो कोई नहीं है जो मल्टीप्लाई करूँ, 2 माइनस का आ जाएगा, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 + 2 क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। और ये देखो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आ गया। तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था, मैंने ये स्टेप्स बताए नहीं, मैंने जस्ट आपको यही आंसर निकाल कर बताया था। मैंने कहा था देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, यानी सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस आता है। अगर डिफरेंट साइन यानी प्लस और माइनस या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस आता है। x1 ज़र x हो जाएगा 3, और x की पावर 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है डिवाइड वाली। जब आपके पास एक्सपोनेंट की बात, एक्सपोनेंट का रूल क्या है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। ठीक है, ये जो पावर दी हुई है, मीन्स कैलकुलेटिंग सम पावर टर्म इन एग्जाम्पल। यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, भाई हम स्टेप्स नहीं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने पर यकीन रखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा। अच्छा, आपने डिवाइड में क्या करना है, पहले तो इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है x वाली वैल्यूज़ सेपरेट कर लो, y वाली लाइक टर्म्स कहते हैं, लाइक टर्म्स, यानी x वाली में प्लस माइनस हो जाएंगी, y वाली y में और z वाली z में। तो आप क्या करते हैं, जब अगर नीचे वैल्यू राइट की हो तो उसका साइन ऊपर आकर चेंज हो जाता है। जैसे x ऊपर राइट किया हुआ था तो मैं इस x2 को स्क्वायर को ऊपर लाना चाहती हूँ, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो ऊपर आकर 6 में वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी y z तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो 6 - 2 करोगे, पार क्या हो जाएगी 4, बाकी एज इट इज़। अब जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई पार दी हो तो वो सारे नंबर्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 3 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 2, यानी उनकी पावर में ऐड हो जाती है। अब 1 की पावर, 3 की पावर तो 1 है ना, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 4 × 2, 3 × 2, z की पावर 3 है, 3 × 2 मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लो, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। सेम इसी वे में नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, ये आगे लीनियर इक्वेशन, यानी अगर सिंपली बात करूँ, लीनियर इक्वेशन जिसका की हाईएस्ट डिग्री, यानी जो भी वेरिएबल वगैरह गिवन है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो हमारे पास 1 हो, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशंस वही बात हो गई, जूनियर क्लासेस में आपने ये इक्वेशन सॉल्व की हैं, यानी अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, 3 वैल्यूज़ हैं, उसमें से 2 की आपको वैल्यू मालूम है, नॉन है। ठीक है, वेरिएबल्स की बात कर लो, यानी आप तीसरे की वैल्यू फाइंड करें, यानी 2 वैल्यूज़ गिवन है, थर्ड की वैल्यू आप उसको यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हो। यानी एक वेरिएबल है और 2 वैल्यूज़ हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यानी +9 है, दूसरी साइड जाकर याद रखिएगा, अगर एक साइड पर वैल्यू प्लस हो रही हो, दूसरी साइड पर जाकर माइनस होती है। अगर यहाँ -9 होता तो दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाता। अगर मल्टीप्लाई 9 हो रहा है तो दूसरी साइड या बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो यहाँ +9 है, बिकॉज मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, तो क्या होगा, ए को अकेला करना है तो +9 पीछे जाकर 137 के -9 माइनस करो तो 128, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल में आ गए। टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, देन उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की थी, यानी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू राइट की होती है उसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये नंबर वाला जो कोफिशिएंट है वो कहते हैं, वेरिएबल्स को हम कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं दिखा दूँ। यानी आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स पास लानी है। लाइक टर्म्स का मतलब ये है, यानी एक्स वाली वैल्यू एक्स के पास, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ जो नंबर वगैरह न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, जस्ट आपने फोकस करना होता है वेरिएबल पर। ये एक्स वेरिएबल है,
ये एक्स वेरिएबल है। अब याद रखिएगा जिन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हमेशा लेफ़्ट साइड पर राइट करते हैं और जो वैल्यू आंसर आता है वो राइट साइड पर राइट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स है, ये प्लस का है, मैंने अभी कहा प्लस में हो तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस की वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस, ये हो जाएगी इज़ इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़। जब x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 कंसीडर होता है, तो 1 माइनस 0.025 करें तो आंसर विल बी इक्वल टू 0.975x इज़ इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगी। अब मैंने आपको बताया था टू वेरिएबल्स हो जाएं या नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, उसके मिड में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और मैंने ये भी अभी बताया कि जब टू वेरिएबल्स या टू वेरिएबल और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको बोथ साइड क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये है मेरे पास, तो बोथ साइड इससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे कैंसिल, एक्स आ जाएगा। जब इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो हमारे पास 350 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू, यानी हमने लीनियर इक्वेशन भी कर ली। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, दैट वाज लेक्चर नंबर 7। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हो सकता है लेंथी हो जाएं लेक्चर्स, लेकिन अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो इस तरह से सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।